मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर अब तो बहुत कम समय रह गया है, हम होमी बाबा की प्रिपरेशन कैसे करें, हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ही हम आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं। सर ये लास्ट मिनट रिवीजन क्या है? लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब है मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, हमने क्यों लिखा है ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन? क्योंकि जब आप रियल एग्जाम देंगे ना और इस वीडियो से उसके क्वेश्चन मैच करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा फील होगा कि ये तो सर ने इस वीडियो में करवाया हुआ था। तो इसीलिए आज मैं केमिस्ट्री के 80 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप और मैं साथ में मिलकर उन क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे से हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल पे प्रीवियस ईयर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको भी जरूर देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? और हमारा अगर कोर्स लेंगे तो आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और वीडियोस, बुकलेट सब कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द कोरिलेशन। कह रहे कोरिलेशन को कंप्लीट करिए कि अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो एरोप्लेन कौन से रीजन में फ्लाई करता है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी होती है? जल्दी बताइए। मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद फोर्थ लेयर क्या होती है? थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट लेयर का नाम हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। तो ये पहले एटमॉस्फेयर के लेयर है जो आपको पता होना चाहिए। थर्मोस्फेयर का एक और नाम होता है आयनोस्फेयर। अब देखो, हमसे वो पूछ रहा है कि एरोप्लेन कौन से लेयर में फ्लाई करेगा। सिंपल सी बात है यार, ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करता है। तो ये याद रखेंगे आप सभी कि जैसे ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वैसे एरोप्लेन ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये याद रहेगा ना लेयर्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव फॉर द कॉज ऑफ पॉल्यूशन एज शोन इन द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम दिया है और इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। आराम से देखेंगे। वेन डायग्राम कह रहा है कि जो ये पी है ना, पी, ये एयर पॉल्यूशन करता है। अब प्यारे बच्चों, व्हीकल से एयर पॉल्यूशन होता है तो व्हीकल आ सकता, व्हीकल। इंडस्ट्री से तो एयर के साथ साथ वाटर भी तो होता है, तो इंडस्ट्री वाला सही नहीं कहलाएगा। ऑयल से तो वाटर पोल्यूशन होगा तो ऑयल भी नहीं आ सकता। मतलब हमें पता चल गया आंसर ए और डी में से कोई होगा, क्योंकि पी एयर पोल्यूशन व्हीकल से होता है। क्लियर? अब देखो क्यू क्या कह रहा है? क्यू वाटर पोल्यूशन करेगा। आओ क्यू को देखते हैं। ऑयल से वाटर पोल्यूशन होता है? जी हाँ, ऑयल से वाटर पोल्यूशन होगा। ऑयल से वाटर पोल्यूशन होगा। व्हीकल से तो एयर पोल्यूशन होता है, ये नहीं आ सकता। इंडस्ट्री से तो एयर और वाटर दोनों होता है, ये भी नहीं आ सकता। हमें तो सिर्फ वाटर वाला ढूंढना था ना। तो इसका मतलब आंसर तो हमें देखो मिल ही गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी देखो, आर वो होगा जो एयर पोल्यूशन भी करे, वाटर दोनों भी करे। क्यों? वो दोनों गोले में रखा गया है। तो इंडस्ट्री जो होती है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों करती है। व्हीकल सिर्फ एयर करता है, इंडस्ट्री दोनों भी करती है, और ऑयल सिर्फ वाटर पोल्यूशन करता है। तो सारे के सारे टिक ऑप्शन नंबर ए में आए हैं। तो सेकंड का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीकर्स पी क्यू आर आर टेकन। ओके, 3 बीकर ले लिए, ये बीकर ए, ये बीकर क्यू, ये बीकर आर। 3 बीकर पी क्यू आर। ईच वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज पोर्ड। इन सब में बराबर पानी रखा गया है। जितना पानी पी बीकर में है
उतना ही पानी क्यू बीकर में है और उतना ही पानी आर बीकर में, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद इनमें शुगर ऐड कर रहा है, इन तीनों के अंदर शुगर को ऐड कर रहा है, इसमें भी शुगर ऐड कर रहा है, इसमें भी शुगर ऐड कर रहा है और इसमें भी शुगर। अब क्या किया उसने, बीकर पी को देखो हीट कर दिया, इस बीकर पी को क्या कर रहा है, हीट। बीकर क्यू को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज में रख दिया, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो कूल हो जाए, कूल। और आर को नॉर्मल रूम में रख दिया। अब कह रहा है कि इन विच कंडीशन शुगर विल डिजोल्व द फास्टर, इन तीनों बीकर में से किस बीकर में शुगर सबसे ज्यादा पहले जल्दी डिजोल्व करेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब पी को आप हीट कर रहे हो तो पी में शुगर जल्दी डिजोल्व होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला सही है, पी में बीकर जल्दी वो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फर्स्ट वाला। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बीकर पी में ही जल्दी शुगर डिसॉल्व होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन, हमें इस कोरिलेशन को कंप्लीट करना है कि रेनकोट बनाने के लिए हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, रेनकोट बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज होता है, तो आयरिश बनाने के लिए क्या होता है, आयरिश एक तरह की कैप टाइप में जो वो जो लकड़ी का होता है ना, दरिया बनती है जिसकी, वैसे टाइप में बनाया जाता है। तो आयरिश के लिए सैक क्लॉथ, जो बुनते हैं ना हम हाथों से, वो बोरी टाइप में, वैसा आयरिश बनता है, तो आयरिश का अंदर आएगा सैक क्लॉथ, याद रखना। समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला सवाल है, आइए स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कह रहा है कि हमारे एटमोस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, जैसे कि CO2, जैसे कि मीथेन, वो क्या करता है, सन की लाइट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है कि ग्रीन हाउस गैसेज ने सन के रेज को ट्रैप कर लिया और जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर आर जनरली ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल सही बात है, CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ये भी सही है। अब देखो, पहले ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ गया, दूसरा ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल दे रहा है, सही दोनों है, पर स्टेटमेंट 2 क्या स्टेटमेंट 1 का रीजन है क्या? रीजन तो नहीं है। आपको ये बताना चाहिए था कि ग्रीन हाउस गैस में टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये तो एग्जाम्पल दे रहा है, तो सही दोनों है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्लियर है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गैस लीकेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मान लो हमारे किचन में गैस लीक हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो करेक्ट एक्शन सेलेक्ट करना है। पहला, क्लोज ऑल द डोर और विंडो, ये तो महा गलत हो गया। अरे जब गैस लीक हो रही है तो हम तो खिड़की दरवाजे खोल देते हैं ताकि गैस बाहर निकल जाए, ये कह रहा है दरवाजे बंद कर लो, ये तो और जान से मारने की बात कर रहा है, तो पहला गलत। ये कह रहा है प्लग ऑन ऑल स्विचेस, सारे स्विच को ऑन कर दो। अरे सारे स्विच को ऑन कर देंगे और मान लो कहीं पे भी थोड़ा सा स्पार्क हुआ, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो और महा, ये तो जानलेवा बातें कर रहा है, सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड देखो, डू नॉट लाइट मैचस्टिक, ये बिल्कुल सही है कि माचिस को मत जलाओ, क्योंकि गैस लीक हो रही है, जैसे ही माचिस जलाओगे ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए तीसरा कह रहा है माचिस मत जलाओ, सही कह रहा है। ए एंड सी तो आ नहीं सकता क्योंकि ए गलत है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, तो 6 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
जंक फूड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी बिकॉज जंक फूड ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्यों? पहला ऑप्शन, इट कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट, हाँ उसमें सॉल्ट ज्यादा हो सकता है। इट कंटेन लॉट ऑफ शुगर, हाँ शुगर भी ज्यादा हो सकता है। इट कंटेन लॉट ऑफ फैट, फैट भी ज्यादा हो सकता है। जंक फूड का मतलब क्या? ज्यादा ज्यादा अमाउंट में सब कुछ होना, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि जंक फूड में सॉल्ट भी ज्यादा हो सकता है, शुगर भी ज्यादा हो सकता है, और क्या बोला, फैट भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि ऑयल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को कंप्लीट करना है कि चिली पाउडर की तरह ही दिखता है ब्रिक का पाउडर। अगर मैं लाल ईंट को पीस दूं तो उसका पाउडर एकदम लाल मिर्च जैसे पाउडर जैसा दिखेगा ना, तो चिली पाउडर ब्रिक के पाउडर दिखे जैसा दिखेगा। ब्रिक का मतलब ईंट की तरह। तो आइसक्रीम किसकी तरह दिखेगा प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है। तो आइसक्रीम हमें दिखता है पेपर पल्प। क्यों? क्योंकि ये ना एकदम व्हाइट कलर का कलरलेस बनेगा। पेपर पल्प आप जानते हो वो पेपर पल्प क्या होता है? वो हम पेपर बनाने के लिए लकड़ी को काट के पीस के केमिकल ऐड करके उसको पल्प, गूथा हुआ आटा जैसा बना देते हैं। तो पेपर पल्प की तरह आइसक्रीम दिखेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, in the adjoining figure 3 state of a substance are shown, select the correct alternative। अब आराम से देखते हैं। ये जो P है ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। P जो है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। आओ चेक करते हैं, क्या P डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड दोनों का होता है क्या? हाँ, सॉलिड का भी डेफिनेट वॉल्यूम और लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये तो P सही है। यहाँ पे भी देखो डेफिनेट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ये भी सही है। ये इनडेफिनेट शेप की बात कर रहा है, लेकिन सॉलिड का तो शेप फिक्स होता है। इससे साफ साफ पता चल गया है सी ऑप्शन नहीं आ सकता। और पी वाला डेफिनेट शेप की बात कर रहा है, लेकिन लिक्विड वाले का शेप कहां से फिक्स होता है? इससे ये भी पता चल गया डी भी नहीं आएगा। आंसर ए और बी में से ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्यू को। क्यू क्या है? क्यू लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। आओ देखते हैं क्यू क्या है। क्यू इनडेफिनेट शेप। क्या लिक्विड का भी शेप इनडेफिनेट होता है? जी हाँ। क्या गैस का भी शेप इनडेफिनेट? जी हाँ। तो इसका मतलब क्यू तो यहां सही है। अच्छा, यहाँ पे इसने डेफिनेट शेप बोल दिया, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों का भी शेप डेफिनेट नहीं होता, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड भी आंसर नहीं आएगा। आंसर तो हमें मिल ही गया। फिर भी देखो आर, देखो आर। अब आर कुछ ऐसा है जो सॉलिड के पास भी है, लिक्विड के पास भी है, गैस के पास भी है। वो क्या है? मास। अरे मास तो तीनों का ही सेम आएगा ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाओ, लिक्विड से गैस जाओ, स्टेट बदलता है, मास तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल था, देखो आराम से किया जा सकता था। क्लियर है क्या आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट छांटना है। कैस्टर ऑयल, करंज ऑयल, ऑलिव ऑयल, नीम ऑयल। अब देखो मुझे जहां तक लगता है कि कैस्टर ऑयल जो होता है ना, किसकी बात कर रहा हूं? कैस्टर ऑयल। ये एक तो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, फर्टिलाइजर। एक तो ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ये कैरेंज ऑयल ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है। नीम ऑयल भी फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो ऑलिव ऑयल है वो इडिबल ऑयल है, जिसको हम खाते हैं। तो ऑड वन आउट का आंसर इडिबल ऑयल ही तो आएगा ना, ऑलिव ऑयल, सब्जियां बनती हैं उसमें। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑड वन आउट में ऑलिव ऑयल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डैश आर लिक्विड मेटल। अब देखो मेटल में एक मर्क्यूरी, ये लिक्विड मेटल होता है, और एक गैलियम जो लिक्विड बनता है, तो ये भी लिक्विड है। तो मर्क्यूरी और गैलियम दो लिक्विड है। देखो ये भी लिक्विड है, ब्रोमीन,
ब्रोमीन हमारा प्यारे बच्चों लिक्विड है, पर वो लिक्विड नॉन मेटल है और क्वेश्चन ने हमसे लिक्विड मेटल पूछा है, इसीलिए ब्रोमीन नहीं आ सकता। और जिंक तो हमारा सॉलिड होता है। तो लिक्विड मेटल यही दोनों है, एक मर्क्यूरी और एक गैलियम। तो ऑप्शन आर और एस, आर और एस ऑप्शन नंबर सी में है, तो 11 का सी ऑप्शन आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रहा है? 11 का सी क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी यूज एलम इन मडी वाटर। हम मडी वाटर, मिट्टी के पानी में एलम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन के लिए। क्यों? पहला, इट किल जर्म्स। क्या एलम जर्म्स को किल करता है? जी नहीं, एलम का डिसइंफेक्टिंग नेचर नहीं होता। जर्म्स को किल करने के लिए तो या तो क्लोरीन लगता है या ब्लीचिंग पाउडर लगता है, एलम नहीं लगता। क्लियर है? सेकेंड, इट मेक्स वाटर हैवियर। क्या एलम की वजह से वाटर भारी होता है? जी नहीं, ये भी गलत है, वाटर भारी नहीं होता। इट मेक्स वाटर क्लीन। क्या इससे वाटर साफ होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इससे वाटर साफ होता है। कैसे? क्योंकि एलम क्या करता है, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, मिट्टी को जल्दी से नीचे बिठाएगा, तो मिट्टी वाटर क्लियर हो जाएगा ना। ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस हु आई एम। कह रहा पहचानो मैं कौन हूं। आओ पहचानते हैं। आई एम यूज टू प्रोड्यूस अमोनिया। कह रहा है मैं अमोनिया बनाने में यूज होता हूं। ओके। आई एम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैं प्रोटीन बनाने के भी काम आता हूं। ओके। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं। इन तीनों बात को देख के मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक ही गैस आई होगी, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस का ही यूज करके प्लांट प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, नाइट्रोजन। क्या क्लियर है सभी को? यस और नो? बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं। CO2 is liberated when we open fire extinguisher because जब हम आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करते हैं तो वो फटाक से CO2 की एकदम गैस फुहारे निकाल देता है। तो उसके पास CO2 कहां से आया? पहला, कि स्टोर अंडर प्रेशर। क्या हम उस फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 भर के रखते हैं? जी नहीं, हम भर के नहीं रखते हैं। सेकंड, क्या लिक्विड फॉर्म में भर के रखते हैं? जी नहीं, हम CO2 भरते ही नहीं है। थर्ड, क्या ड्राई आइस की फॉर्म में भरते हैं? अरे भैया हम CO2 भरते ही नहीं है। फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, जो एक ये फायर एक्सटिंग्विशर में बड़ा सा मेटल का जो कैन होता है ना, इस बड़े से मेटल के कैन में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी मेटल के कैन के अंदर एक होती है कांच की छोटी सी बोतल। इस कांच की बोतल में रखा जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे ही हम ना CO2 आग बुझाने के लिए नोब को ऐसे प्रेस करते हैं ना, ये कांच की बोतल टूट जाती है और सारा का सारा एसिड इस अंदर गिर जाता है और रिएक्शन चालू हो जाती है। और रिएक्शन चालू होने की वजह से फटाक से CO2 गैस निकलती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म्ड ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो स्पॉट्स ऑन टर्मरिक टर्न रेड व्हेन वी रब सोप ऑन इट, दिस चेंज इज। जैसे किसी कपड़े पे, मान लो ये एक कपड़ा है और इस पे ये येलो कलर का दाग लग गया। येलो कलर का क्या लग गया? दाग लग गया। अब जब मैं इस पे सोप रब करूंगा ना, तो ये येलो कलर का दाग रेड हो जाएगा। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूं। साबुन के अंदर, सोप के अंदर एक केमिकल होता है बेस,
और ये बेस क्या करता है, हल्दी के साथ रिएक्शन करके उसका कलर रेड कर देता है। तो एक बात तो पता चल गई, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब ये फिजिकल वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। आंसर बी और डी में से आएगा। अब बताओ केमिकल रिएक्शन टेम्परेरी होता है या केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है? तो प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, एक बार रिएक्शन हो गया तो हो गया। हाँ कलर पानी से धुल जाएगा, लाल कलर भी, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो इरिवर्सिबल है ना, तो ये आंसर ना आके ऑप्शन नंबर डी आएगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन आर जनरली इरिवर्सिबल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग सिलेंडर। जो ये ऐसा पतला सा मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसमें रीडिंग लिखी होती है। ये मेजरिंग सिलेंडर क्या मेजर करेगा? लेंथ मेजर करेगा। ये कैसे लेंथ मेजर कर सकता है? ये तो आएगा नहीं। क्या वॉल्यूम मेजर करेगा? जी हाँ, आपने इसमें कितना वॉल्यूम भरा है, लिक्विड कितना भरा है, वो ml में बता देगा। क्या सॉलिड का भी वॉल्यूम बता देगा? जी हाँ, जब आपने सॉलिड डाला तो कितना पानी नीचे गया, उससे छोटे छोटे सॉलिड का वॉल्यूम भी बता देता है। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम बताता है, स्मॉल सॉलिड का भी वॉल्यूम बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी एंड सी। क्या मेरी बात क्लियर है? इजी इजी क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन आइसक्रीम मेल्ट? जब आइसक्रीम पिघल जाएगी तो क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। नंबर ऑफ आइसक्रीम मॉलिक्यूल इंक्रीज। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मॉलिक्यूल जितना पहले था वही बाद में रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है इतनी सी आइसक्रीम ले रही थी, मेल्ट करने पे इतनी हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये कह रहा है मॉलिक्यूल डिक्रीज, ये भी गलत। जितनी आइसक्रीम थी क्या पिघलने के बाद और कम हो जाएगा? नहीं ना, सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द आइसक्रीम मॉलिक्यूल इंक्रीज। बिल्कुल गलत बात नहीं है। अरे जब आइसक्रीम सॉलिड थी तो उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे। आइस सॉरी हाँ, सॉलिड आइसक्रीम में पार्टिकल पास पास थे। जब वो आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड बना, पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो यही डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, स्पेस तो बढ़ेगा। सी ऑप्शन कह रहा है स्पेस बढ़ेगा। डी ऑप्शन ने कहा स्पेस बिटवीन द आइसक्रीम मॉलिक्यूल डिक्रीज। गलत, स्पेस तो बढ़ रहा है। एक ही ऑप्शन सही है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मेल्ट करने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग। सनलाइट का यूज करते हैं तो प्लांट लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, इसका मतलब हीट वाला और केमिकल वाला तो आएगा नहीं। लाइट एनर्जी अकेले थोड़ी यूज करते हैं, लाइट एनर्जी के साथ रॉ मटेरियल भी चाहिए, CO2 और वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा कि प्लांट जब CO2 और वाटर ले लेते हैं और सनलाइट ले लेते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो तो प्लांट फूड बना लेते हैं, जिसका नाम होता है C6H12O6 और इसके साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे सनलाइट और रॉ मटेरियल CO2 और वाटर लग रहे। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम एन इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब मैंने एक बैलून फुला रखा है, एयर इज ब्लोन आउट इफ इज लेट फ्री। देखो जब तक मैं फुला रहा हूं बैलून को तब तक उसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ू सारी हवा तुरंत बाहर निकल जा रही है। ये पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरलेटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो गैस के बाहर निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आओ, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, ये तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ना जब अंदर हवा भर दी तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का कम। तो जैसे ही छोड़ेंगे जल्दी गैस अपने हाई प्रेशर से बाहर की तरफ लो प्रेशर में जाएगा। तो ये तो कारण है। दूसरा, इक्वल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये गलत है। इक्वल प्रेशर थोड़ी होता है, अलग अलग प्रेशर हो जाता है। थर्ड, एयर की फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है। एयर फ्लो हो जाता है तभी तो वो फटाक से बाहर की तरफ फ्लो हो गया।
फोर्थ, द टेंडेंसी ऑफ बैलून टू गेट डिफ्लेटेड, बिल्कुल सही बात है, बैलून का इलास्टिक नेचर होता है तो उसकी भी डिफ्लेटेड होने की टेंडेंसी है, तो ये भी एक कारण है। एक बी वाला कारण नहीं है क्योंकि इक्वल प्रेशर होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए यह आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि इसने देखो ना बोला नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो इक्वल प्रेशर होता ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा, इसीलिए बी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is kept in a vessel, the graph show the temperature of water and different time, what type of water। देखो ये कह रहा है कि वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा। अब आप बताओ वाटर का टेम्परेचर किस केस में नहीं बदलेगा? अगर वो ठंडा पानी होता तो टेम्परेचर 100% बदलता, लेकिन यहां तो बदल नहीं रहा है, मतलब वो ठंडा पानी नहीं। अगर वो गर्म पानी होता तो भी टेम्परेचर बदलता, क्योंकि गर्म पानी ठंडा तो होता ही है, तो ये भी आंसर नहीं है। अगर वो खौलता हुआ पानी होता तो वो भी टेम्परेचर बदलता, क्योंकि ठंडा होता धीरे धीरे, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर बदल नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। बी ऑप्शन कह रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अगर रूम टेम्परेचर पे पानी रखा गया है तो जितना रूम टेम्परेचर वाटर भी उतना ही टेम्परेचर पे रहता है, तो उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये ग्राफ का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल, कौन कौन से ऐसे थ्रेड है जो हमें एनिमल से मिलेंगे? तो देखो कॉटन और जूट तो ये प्लांट वाले हैं, यहाँ पे कॉटन प्लांट वाला है और सिल्क एनिमल से मिलता है, हमें दोनों एनिमल चाहिए। यहाँ पे जूट प्लांट वाला है और वूल एनिमल वाला है, ये भी नहीं हो सकता। सिल्क और वूल दोनों भी एनिमल वाले हैं और हमें एनिमल वाला ही चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल हमें शिप, कैमल, गॉट, याक इन सब से मिलता है, तो 21 का डी आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। आओ देखो, ओनली वन सब्सटेंस टेक्स पार्ट एंड इट चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, क्या केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये कह रहा है ओनली वन सब्सटेंस टेक पार्टिसिपेट, इसका मतलब पहला ऑप्शन महागलत है। सेकंड देखो, two substance takes part but only first substance undergo a chemical reaction, कह रहा है पार्टिसिपेट तो दोनों सब्सटेंस करेंगे लेकिन नए सब्सटेंस में एक ही बदलेगा, तो दूसरे का क्या काम? दोनों बदलते हैं, एक एक कोई नहीं बदलता, इसीलिए दूसरा भी गलत हो गया। थर्ड देखो, two substance takes part but only second substance undergo a change, अरे अभी तो बोला कि अगर दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों नए सब्सटेंस में बदलेंगे, ये कह रहा है केवल दूसरा वाला बदलेगा, इसीलिए गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, टू सब्सटेंस टेक्स पार्ट एंड बोथ सब्सटेंस चेंज टू न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है कि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों नए सब्सटेंस बदलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसअपियर देन, अगर एटमॉस्फेयर में आप जानते हो 78% नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन गैस डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या होगा पूछ रहा है। भैया इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ये ए ऑप्शन कह रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता, ये कह रहा है रेस्पिरेशन इजीली होगा, लेकिन नाइट्रोजन का रेस्पिरेशन में क्या काम, इसलिए ये भी गलत। आंसर बी और सी में से आएगा कि या तो कंबशन स्लो होता है या तो कंबशन स्पीडली होता है। कंबशन का मतलब सब्सटेंस को जलाना। तो अब बताओ, नाइट्रोजन गैस अगर नहीं रही तो सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। और क्या ऑक्सीजन गैस सपोर्टर है कंबशन का? तो तुम्हें नहीं लगता कि कंबशन का स्टेप फास्ट हो जाएगा? इसीलिए आंसर आएगा सी कि
नाइट्रोजन गैस के गायब होने से कंबशन जल्दी से होने लगेगा, अपने आप जंगलों में आग लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी आर 4 कंटेनर। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 कंटेनर। सबके अंदर 200 ml वाटर है। 200 ml वाटर इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, और क्या कह रहा है? ए का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ए और बी दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस है, और सी और डी का 80 डिग्री से। ऑल कंटेनर आर केप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। इन चारों कंटेनर को धूप में रख दिया 2 घंटे के लिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन विच कंटेनर विल बी लीस्ट, कि 2 घंटे धूप में रखने के बाद किस कंटेनर का पानी सबसे कम होगा। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धूप में रखने पे क्या होगा। प्यारे बच्चों, धूप में रखने से होगा इवेपोरेशन, इतना तो जानते हो ना। अब इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो टेम्परेचर तो 80 वालों का ज्यादा है, मतलब ए और बी तो ऑप्शन आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज्यादा पानी उसी में से ज्यादा उड़ेगा ना, तो बाद में तो उसी में कम पानी बचेगा। अच्छा, सी और डी में से कौन आएगा? तो देखो प्यारे बच्चों, एक और बात होती है कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसमें से जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसमें से वाटर ज्यादा जल्दी उड़ता है, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और कम सरफेस एरिया में से कम उड़ता है। तो डी वाले में से ज्यादा तेजी से वाटर उड़ेगा, तो डी वाला हमारा सब आंसर हो जाएगा कि सबसे कम पानी डी वाले में बचेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 2 टर्म याद रखना है, इवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। When a matchstick does not ignite quickly if we rub it on a matchbox, which is used several times। देखो अगर मैं माचिस को जला रहा हूं और माचिस जल नहीं रही है, तो क्या कारण है? माचिस या उस मैच बॉक्स में से दोनों में से क्या ज्यादा यूज हो चुका है, वही पढ़ना है। आओ देखो, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल ऑन द मैच बॉक्स सरफेस इज रिड्यूस। कह रहे माचिस के सरफेस पे जो केमिकल है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। लेकिन केमिकल की एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, केमिकल तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, एफिशिएंसी नहीं कम होती, ये गलत। सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल ऑन द मैच, कह रहे माचिस पे जो केमिकल है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब एक गलत, केमिकल की एफिशिएंसी कम नहीं होती है। थर्ड, सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स बिकम स्मूथर। जी हाँ, जो ये सरफेस है माचिस के डब्बे का वो चिकना हो गया, स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है उसको, ये करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स बिकम रफ। रफ होता तो जल ही जाता, स्मूथ हो रखा है इसलिए नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट, when water vapor convert into water, जब वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर में। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए हीट करते हैं या कूल करते हैं? तो प्यारे बच्चों कंडेंसेशन के लिए कूल करते हैं। तो कूल होगा तो यहां से हीट बाहर निकलेगी कि नहीं? हीट रिलीज। अरे ये गर्म है, जब अपनी हीट को बाहर निकालेगा तभी तो ठंडा होगा ना वाटर। तो इसका मतलब वाटर वेपर से वाटर जाने पर हीट रिलीज होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है हीट एब्जॉर्ब होगी, गलत। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हीट एब्जॉर्ब होगी, गलत। 2 ऑप्शन सही है, हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर सेम रहेगा? तो प्यारे बच्चों जब भी स्टेट चेंज होता है उस समय टेम्परेचर सेम रहता है। तो जब तक सारा का सारा वाटर वेपर
वाटर में ना बदल जाए, टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों? फिक्स्ड है ना कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिक्स रहेगा, इसीलिए टेम्परेचर रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके देखो बाद में बढ़ेगा, लेकिन जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट इज यूज टू स्टोर। अब देखो CO2 को ना ठंडा होता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, तो कई जगह CO2 को सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस की फॉर्म में CO2 यूज होता है आइसक्रीम को स्टोर करके रखने के लिए। ये 27 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट, the thin wire of lead are not used for any purpose, this is because the dash of lead is very poor। कह रहा है लेड को हम वायर बनाने के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं? क्या लेड की मेलिएबिलिटी कम है, डक्टिलिटी कम है, सोनोरिटी कम है, कंडक्टिविटी? देखो मेलिएबिलिटी से तो शीट बनाते हैं, यहाँ पे वायर की बात हो रही है तो मेलिएबिलिटी तो आंसर आएगा नहीं। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, यहाँ पे हम वायर की बात कर रहे हैं, वायर का साउंड से कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं आएगा। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, गुड कंडक्टर कंडक्ट करना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर बनाना। तो लेड जो होता है ना वो उतना डक्टाइल नहीं होता, उसकी उतनी वायर, तो वायर की बात वायर में ही होगी ना, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा डक्टिलिटी की। लेड उतना ज्यादा डक्टाइल नहीं है, इसीलिए उसके वायर नहीं बनते। क्या मेरी चीज बात याद रहेगी? ओके नेक्स्ट, हाँ यही है ना नेक्स्ट, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन प्लांट यूज डैश फ्रॉम एयर। आपको पता है ना रात में प्लांट भी सांस लेते हैं, तो रात में जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या लेते हैं? वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे CO2 वो रेस्पिरेशन के लिए थोड़ी लेता है, CO2 तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है। जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो 29 का बी ऑप्शन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखेंगे 29 का बी। CO2 मत बोल देना, वो फोटोसिंथेसिस में होता है, गड़बड़ हो जाएगी। 29 का बी। नेक्स्ट, डैश इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों कॉपर एक मेटल है और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। जिंक भी एक मेटल है और मेटल गुड कंडक्टर होता है। कार्बन का होता है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, लेकिन प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है। और हमसे यही पूछा गया है कि कौन बैड कंडक्टर है, तो हम बता देंगे 30 का ए कि प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है। ये कार्बन वाला याद रखना, कार्बन का ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इज डैश बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, महागलत बात है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, महागलत बात है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, महागलत बात है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो 31 का ए आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the quantity of matter contained in a substance is called dash mass। अरे सिंपल सी बात है ना, जिस सब्सटेंस के अंदर जितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा उसका मास उतना ज्यादा आएगा कि नहीं, तो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही क्या कहते हैं? मास। ये याद रखना है, डेफिनेशन होती है ये मास की। कोई पूछे व्हाट इज मास, तो तुम्हें कहना है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट मास। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ डैश एटम। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब NaCl को बनाने के लिए एक तो Na लगता है और एक Cl लगता है। Na का नाम होता है सोडियम और Cl का नाम होता है क्लोरीन, तो इसका मतलब कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन का यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोडियम और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी।
आयोडीन यूज नहीं होता, मैग्नीशियम यूज नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सोडियम और क्लोरीन। क्लियर है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज, देखो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलता है, क्योंकि मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना पड़ेगा, देखो इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इन बायोगैस डैश एनर्जी इज इंक्लूडेड। देखो हम जब काव डंग ले लेते हैं या फिर कोई और सड़े गले चीज ले लेते हैं तो उससे बनता है बायोगैस, और बायोगैस के अंदर ऑलमोस्ट 60% होता है मीथेन गैस। तो आप बताइए मीथेन गैस को बनाने के लिए कौन सी एनर्जी का यूज किया गया होगा? आप बताओ मीथेन क्या है? मीथेन एक केमिकल है, तो केमिकल को बनाने के लिए केमिकल एनर्जी तो यूज हुई होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, केमिकल। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, मीथेन एक केमिकल है तो मीथेन के पास कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी होगी। अरे यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a mixture of acetone and water is provided, एक तरफ हमने ले लिया एसीटोन और एक तरफ हमने ले लिया वाटर। आप सभी को मैं बता दूं, एसीटोन और वाटर मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उन्हें मिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो बताओ इन दोनों को अलग करने के लिए कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज होगी? क्या सेपरेटिंग फनल यूज होगा? जी नहीं, क्योंकि सेपरेटिंग फनल इमिसिबल लिक्विड के लिए यूज होता है। ऐसे लिक्विड जो मिक्स ना हो, ये तो मिक्स हो रहा है, इसके लिए नहीं कर सकते। क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिसिबल लिक्विड के लिए हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं क्या? जी नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है हल्के कंपोनेंट को भारी कंपोनेंट से अलग करना। नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो 36 का बी आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके हम मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं और एसीटोन और वाटर मिसिबल लिक्विड में आते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज अ सब्लिमेटिव सब्सटेंस। सब्लिमेटिव सब्सटेंस का मतलब है जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाए। अब कॉपर सल्फेट तो सब्लिमेटिव नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड बनता है। सॉल्ट भी सब्लिमेटिव नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड बनता है। एलम भी सब्लिमेटिव नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड बनता है। लेकिन जो हमारा आयोडीन है वो सब्लिमेटिव है, क्योंकि वो सॉलिड से सीधा गैस बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा कि आयोडीन इज अ सब्लिमेटिव सब्सटेंस। क्लियर है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल ब्रोमीन इज इन डैश स्टेट। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि ब्रोमीन भी लिक्विड था, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल था। तो इसने यही पूछा है ब्रोमीन की स्टेट क्या है? ब्रोमीन लिक्विड कलर में मिलता है। तो 38 का बी आएगा कि ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which solution is used to wash the wound caused by snake bite? अगर हमें सांप काट ले तो हमें कौन सा केमिकल लगाना चाहिए? क्या हमें शुगर लगाना चाहिए? जी नहीं। क्या नमक लगाना चाहिए? जी नहीं। क्या कॉपर सल्फेट लगाना चाहिए? जी नहीं। पोटेशियम पर मैग्नेट हम कहते हैं केमेनोफोर को, तो हमें केमेनोफोर लगाना चाहिए, जो ना सांप के जहर को फैलने की स्पीड कम कर देता है। डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, बस ये स्पीड को कम कर देता है जहर फैलने की। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्रिक? जो हमारी ईंट होती है वो लाल कलर की होती है, तो ये पूछ रहा है ईंट के अंदर लाल कलर किस केमिकल की वजह से आता है? क्या सिलिका? सिलिका से तो मिट्टी बनती है, और मिट्टी तो लाल कलर की जनरली होती नहीं है। हाँ रेड सॉइल होती है, पर वो
केमिकल अलग होता है। मैग्नीशियम भी लाल कलर का नहीं होता, व्हाइट कलर का। लाइमस्टोन भी नहीं होता रेड कलर। आयरन एश की वजह से रेड कलर आता है ब्रिक ईंटों के अंदर। तो ये याद रखना, आयरन एश की वजह से ब्रिक्स के अंदर रेड कलर आता है। 40 का डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। आई फाइबर, आंखों के फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं? जी नहीं। प्लास्टिक के फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं? जी नहीं। प्योर ग्लास फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं? जी हाँ, प्योर ग्लास फाइबर, कांच के फाइबर को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो 41 का सी आएगा, प्योर ग्लास फाइबर। क्लियर है? नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। अब देखो, वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर भी ले लेते हैं। ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर। हाइट की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में सॉल्व करोगे तो यूनिट बनेगी सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप मीटर में सॉल्व करोगे तो यूनिट बनेगी मीटर क्यूब। इसने देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, लेकिन मीटर क्यूब होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। किलोमीटर, एक ही में क्यूब दिया है, ऑप्शन नंबर बी आएगा कि वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब होता तो वो भी हमारा आंसर हो सकता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 42 का बी आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, एट नाइट प्लांट्स लिबरेट विच गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रात में प्लांट जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, रात में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, तो छोड़ेंगे क्या? CO2 छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा कि रात में प्लांट भी CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि वो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो भी CO2 बाहर निकालते हैं। 43 का सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑयल इज यूज इन टूथपेस्ट? टूथपेस्ट में कौन सा यूज ऑयल होता है? अदरक का ऑयल नहीं, यूकलिप्टस ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल नहीं, क्लोव ऑयल है ना, वो लिखा भी होता है कोलगेट दंत मंजन पे लौंग की शक्ति के साथ। क्लोव ऑयल टूथपेस्ट में यूज होता है। तो 44 का बी आ जाएगा, क्लोव ऑयल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टूथपेस्ट में यूज होता है। नेक्स्ट, विच गैस इज गिवन आउट आफ्टर ओपनिंग कोल्ड ड्रिंक बॉटल कोर? जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस होती है। तो जब हम बोतल ओपन करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। 45 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास? तो देखो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से तो लाइट पूरी पूरी पास हो जाती है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से हमें आर पार दिखाई देता है। ट्रांसल्यूसेंट में से लाइट पास नहीं होती, तो हमें मतलब थोड़ी थोड़ी पास होती है, इसीलिए ट्रांसल्यूसेंट में से धुंधला दिखाई देता है। और ओपेक में से तो बिल्कुल ही लाइट पास नहीं होती। ये कह रहा है लाइट नहीं पास हो रही है, इसका मतलब वो ओपेक की बात कर रहा है। 46 का सी ऑप्शन आएगा, ओपेक। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्कवर्म फेड ऑन विच प्लांट? जो सिल्कवर्म एक कीड़ा है, वो किस प्लांट के पत्ते को खाता है? तो प्यारे बच्चों, आप याद रखना, वो सिल्कवर्म मलबरी लीव्स को खाता है, और इस मलबरी लीव्स का साइंटिफिक नेम होता है मोरस अल्बा। तो वो मलबरी ट्री के पत्तों को खाता है सिल्कवर्म। 47 का बी ऑप्शन आएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, मलबरी लीव्स को खाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। Which of the following food item is prepared after fermentation of अनाज? कह रहा है ग्रेन, अनाज के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? पकोड़े तो फ्राई करके बनते हैं, फर्मेंटेशन है। पापड़ भी तल के बनते हैं। मैंगो स्वीट, ये फर्मेंटेशन से थोड़ी बनेगा। इडली रात भर डो तैयार करके छोड़ देते हैं, इडली फर्मेंटेशन से बनता है। तो 48 का डी आएगा, इडली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिनिंग ऑफ कॉपर ब्रास वेसल इज, कह रहा है कॉपर के बर्तन पे या ब्रास के बर्तन पे टिन की लेयर क्यों चढ़, टिन की लेयर जो चढ़ाई जाती है वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, नेचुरल, तो देखो नेचुरल तो है नहीं, खुद से तो वो चढ़ता नहीं है, नन ऑफ दिस भी आएगा नहीं। अब सवाल उठता है फिजिकल है या केमिकल, तो आंसर आएगा केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल की मदद से लेयर चढ़ाई जाती है टिन की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन की टिनिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास, या तो कॉपर के बर्तन पे टिन की लेयर चढ़ाओ या ब्रास के बर्तन पे टिन की लेयर चढ़ाओ, वो केमिकल चेंज में आता है। तो 49 का बी। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ आइस इज केप्ट इन सॉडस्ट, कह रहा है कि बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक को सॉडस्ट में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जो सॉडस्ट होता है ना वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो बाहर की हीट को बर्फ तक पहुंचने ही नहीं देगा, तो बर्फ जल्दी पिघल ही नहीं पाएगी। तो सॉडस्ट गुड कंडक्टर गलत, सॉडस्ट बैड कंडक्टर है, इसीलिए बर्फ को पिघलने से रोक रहा है। सॉडस्ट प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम कंटेमिनेशन, नहीं ये नहीं आएगा, नन ऑफ दिस नहीं, एक ही सब सही है कि सॉडस्ट बैड कंडक्टर होता है, वो बर्फ को पिघलने से रोकता है। 50 का बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, आप बताइए एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, फ्यूल है, वाटर है, विंड है, सन है। सिंपल सी बात है, जो हमारा सन है वही तो मेन सोर्स है ना एनर्जी का, जो पूरे अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो 51 का डी आएगा, सन। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। कॉटन बैड कंडक्टर होता है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, कॉपर गुड कंडक्टर है क्योंकि वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैड कंडक्टर है। एक ही ऑप्शन है जहां मेटल दिया हुआ है और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी आएगा कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम एट, तो देखो जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑप्शन आ जाएगा बी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो देखो हम सब जानते हैं एयर के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78%, ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%, आर्गन गैस का परसेंटेज होता है 0.9%, CO2 गैस का परसेंटेज होता है 0.03% और फिर अदर गैसेज आती है। तो देखो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि नाइट्रोजन गैस 78% है, तो 54 का ए आएगा, 78%। नेक्स्ट, ड्यूरिंग थंडर स्ट्रॉम डैश कंपाउंड आर फॉर्म, कि जब बिजली कड़कती है तो किसका कंपाउंड बनता है, तो आप सबको पढ़ाया गया है कि प्लांट नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो जब थंडर स्ट्रॉम होता है तो नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं जिसको प्लांट यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा कि थंडर स्ट्रॉम में नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन एयर, देखो अभी अभी मैंने बताया कि एयर के अंदर आर्गन 0.9% होता है। अब ये 0.9 किसके नजदीक है? क्या मैं 0.19 को अप्रोक्सीमेटली 1% तो बोल ही सकता हूं ना, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 1। क्लियर है? तो याद रखना एयर के अंदर आर्गन का परसेंट 0.9 होता है जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल, अब देखो मार्बल बना होता है CaCO3 से और CaCO3 का केमिकल नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखना। तो मार्बल का केमिकल नेम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपको पता होना चाहिए, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। नेक्स्ट,
सोडियम मेटल को किस में डुबो के रखा होता है? आपने एक चीज देखी होगी, यूट्यूब पे वीडियो भी आते हैं कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट होता है, या फिर हवा से भी रिएक्शन कर लेता है। तो सोडियम को हवा और पानी से बचाने के लिए किस में डुबा के रखते हैं? अल्कोहल में नहीं, पानी में नहीं, ईथर में नहीं, कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि सोडियम ऑयल से रिएक्शन नहीं करता, तो कैरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को इमर्ज करके डुबा के रखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंटेन कार्बन? किस कंपाउंड में कार्बन नहीं है? देखो, डायमंड तो खुद कार्बन से ही मिलकर बना होता है, तो इसमें तो कार्बन है। ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है, इसमें भी कार्बन है। चारकोल में भी कार्बन होता है, लेकिन प्यारे बच्चों वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन तो है ही नहीं इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा कि वाटर के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? जो बल्ब होती है फ्लोरोसेंट बल्ब, उसमें कौन सी एलिमेंट को फिल किया जाता है? तो आर्गन गैस को फिल किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। हीलियम और आर्गन गैस मेनली, सॉरी हीलियम नहीं, नियॉन और आर्गन गैस को मेनली फिल किया जाता है। नियॉन ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एयर एक्सर्ट डैश प्रेशर ऑन एवरीथिंग? एयर इन चारों में से कौन सा प्रेशर लगाएगा? तो एयर कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो कैसा प्रेशर लगाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा हर तरफ, तो 61 का बी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, डैश इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन सोलर सेल? अब सोलर सेल का मतलब काम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, तो सोलर सेल में कौन यूज होता है? सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन की प्लेट यूज होती है सोलर सेल में, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, इसीलिए 62 का डी आएगा सोलर सेल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ना इस क्वेश्चन में ऑड वन आउट फाउंड करना है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक तरह का फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ एग अंडे को तोड़ना फिजिकल चेंज है, बेकिंग ऑफ केक केक को बेक करना केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज है। तीन फिजिकल चेंज, बेकिंग ऑफ केक एक केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा ना ऑड वन आउट में, बेकिंग ऑफ केक। क्लियर है क्या? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which order of ingredient added to lime juice will make शरबत? शरबत बनाने के लिए लाइम जूस में किस ऑर्डर में हम ये तीन केमिकल ऐड करेंगे? सॉल्ट, शुगर, आइस। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बात फिक्स है, सॉल्ट और शुगर में से किसी को भी पहले डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइस को सबसे लास्ट में डालना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले बर्फ डाल दिया तो लाइम जूस ठंडा हो जाएगा, और ठंडे पानी में सॉल्ट और शुगर धीरे धीरे घुलेगा, लेकिन हमें जल्दी से शरबत बनाना है तो आइस को लास्ट में डालना है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आइस लास्ट में डल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी शुगर सॉल्ट किसी को भी पहले डालो किसी को भी बाद में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बर्फ को लास्ट में डालो, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि बर्फ पहले डाल दिया तो ठंडा हो जाएगा सॉल्यूशन, और ठंडे में तो शुगर धीरे धीरे घुलेगा, और हमें क्विकली शरबत बनाना है, इसीलिए आइस लास्ट में डलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन से फसल की यील्ड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लैंड पानी से भर जाता है, गलत। क्योंकि रूट वैक्यूम हो जाता है, खाली हो जाता है, गलत। क्योंकि एयर और वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है, सही। कोल्ड वाटर सप्लाई होता है। देखो, अगर हम डायरेक्ट पाइप के थ्रू पानी देते हैं ना, तो पानी मिट्टी को ना ब्लॉक कर देता है, तो हवा पहुंच नहीं पाती है। लेकिन अगर बूंद बाय बूंद पानी दिया जाता है ना रूट में, तो हवा और पानी का बैलेंस मेंटेन रहता है, तो फसल ज्यादा ग्रो होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ये आपके स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है कि ग्लास को बनाने के लिए एक तो मिट्टी सैंड लगता है, क्यों? क्योंकि सैंड में एक केमिकल होता है सिलिका, और इसके साथ साथ वॉशिंग सोडा लगता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो केमिकल यूज होते हैं, सैंड और वॉशिंग सोडा, ग्लास बनाने में। नमक यूज नहीं होता, बेकिंग सोडा यूज नहीं होता, कोयला यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आएगा, सैंड और वॉशिंग सोडा यूज होते हैं ग्लास बनाने में। ये स्टेट बोर्ड की बुक में सब्सटेंस इन डेली यूज चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट, राहुल buries jute bag, vegetable stock and plastic bottle in the ground. After a few days, how the rate of decomposition? तो राहुल जमीन के अंदर जूट का बैग, वेजिटेबल के छिलके और प्लास्टिक की बोतल जमीन के अंदर गाड़ रहा है, तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा? तो सबसे पहले वेजिटेबल वाला सबसे पहले डिकम्पोज होगा, सेकंड नंबर पे जूट डिकम्पोज होगा, और प्लास्टिक तो लास्ट में आएगा क्योंकि वो इजिली डिकम्पोज ही नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वेजिटेबल वाला सबसे पहले यहाँ है, यहाँ है। जूट वाला सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन में ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When we add a drop of ink to the water, जब हम वाटर के अंदर इंक की एक बूंद डालते हैं तो इंक पूरा फैल जाता है, तो बताइए मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? अब ध्यान से सुनना, मैंने तो इंक की एक बूंद डाली थी, लेकिन पूरा पानी कलर्ड कैसे हो गया? इसका एक ही कारण है कि जो वो इंक की बूंद थी ना, वो पानी में जाते छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल गए, इसीलिए पूरा पानी कलर्ड हो गया। तो इसका आएगा मैटर एज मास गलत, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस गलत, मैटर मेड ऑफ अ पार्टिकल्स आंसर आएगा, स्टेट वाला नहीं आएगा। क्यों? वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा है, तभी तो पूरे पानी में फैल पाया है वो, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल क्यूब्स, एक क्यूब बना हुआ है मेटल का और दूसरा क्यूब बना हुआ है वुड का, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। इफ वी टच बोथ द क्यूब, अगर हम दोनों टच को है हाथों से टच करें तो क्या होगा? बोथ द क्यूब आर सेम, हमें लकड़ी और मेटल सेम मिलेगा? गलत, सेम तो मिलेगा नहीं। मेटल क्यूब इज कोल्डर या वुडन क्यूब इज कोल्डर? अब देखो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। हमारे हाथ में थोड़ी बहुत तो हीट होती है, और क्या मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट का? तो जैसे ही हम अपने हाथ से मेटल को टच करेंगे, मेटल हमारे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे हाथ ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? हमारे हाथ की हीट को दूसरे ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो हाथ तो ठंडा हो गया हमारा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा मेटल क्यूब इज कोल्डर देन वुडन क्यूब। क्यों? क्योंकि भैया मेटल ने हमारे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा हाथ ठंडा ठंडा फील होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, मेटल क्यूब इज कोल्डर देन वुडन क्यूब। वुडन वाला एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वुडन वाला ठंडा नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अरेंज द गिवन लिक्विड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज पर फ्लूइडिटी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी बनाना है कि कम स्पीड से बहने से लेके ज्यादा स्पीड तक बहने। तो देखो सबसे ज्यादा स्पीड में तो वाटर बहेगा क्योंकि वो हल्का होता है, और सबसे धीरे तो शहद बहेगा, वो भारी होता है। अब बच क्या गया? ऑयल और मिल्क। तो ऑयल और मिल्क में से ऑयल थोड़ा धीरे बहेगा और मिल्क थोड़ा तेज बहेगा, क्योंकि मिल्क थोड़ा हल्का होता है। और इस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसा होगा, तो हनी, ये रहा हनी, हनी। सेकंड नंबर पे एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल। थर्ड नंबर पे मिल्क, वाटर, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि वाटर की मोस्ट फ्लूइडिटी होगी, वाटर सबसे तेजी से बहेगा, और हनी की लीस्ट फ्लूइडिटी होगी, हनी धीरे धीरे बहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर है क्या ये सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ये कोरिलेशन का एक सवाल है कि कोबाल्ट का नेचर होता है मैग्नेटिक, तो नवसागर अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या होता है? प्यारे बच्चों ये हमारी स्टेट बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि नवसागर अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिव नेचर है, तो 71 का सी आ जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड जिसको नवसागर भी कहते हैं वो सब्लिमेटिव है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके नेक्स्ट। Which of the method is used to get diesel from crude oil? देखो हम जमीन से जो ऑयल निकालते हैं ना, कच्चा तेल, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। अब अगर मुझे क्रूड ऑयल से डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए या केरोसिन कुछ भी चाहिए, तो मुझे करवाना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ही मुझे कच्चे तेल में से पेट्रोल डीजल ये सब मिलता है। तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाऊंगा तो क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल एलपीजी कुछ भी मिल सकता है। क्लियर है? तो 72 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गेस हु आई एम, कह रहा है पहचानो मैं कौन हूं। आई एम बीइंग यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, मैं फिल्ट्रेशन के काम आता हूं। I am being used while transferring gaseous element into solid, solid को गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के काम आता हूं। I am used both way, normally and upside down, मैं सीधा भी यूज होता हूं उल्टा भी यूज होता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अब देखो बीकर ऐसा दिखता है, अब ये उल्टा तो यूज हो नहीं पाएगा, सीधा यूज होगा, मतलब बीकर आंसर नहीं आएगा। फनल देखो ऐसा होता है, अब फनल सीधा भी यूज हो सकता है और फनल उल्टा भी यूज हो सकता है। तो देखो फनल तो आ सकता है, कॉनिकल फ्लास्क हम इसको कहते हैं। अब ये उल्टा तो यूज नहीं हो सकता ना, इवेपोरेटिंग डिश हम इसको कहते हैं। अब ये उल्टा कैसे यूज होगा? एक ही है जो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से यूज होगा, दैट इज फनल, तो हमारा फनल बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्टिलेशन ऐसे लिक्विड के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मिसिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है। तो डिस्टिलेशन की क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तभी तो एक उड़ पाएगा और दूसरा वहीं रह जाएगा, तो अलग हो सकता है। तो ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट सेम, गलत। ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन से कम, गलत। एटलीस्ट 25 केल्विन होना चाहिए, यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला सवाल है कि व्हेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन कांटेक्ट विद एयर इट कन्वर्ट इनटू गैसियस। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस जैसे एयर में कन्वर्ट में आता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहला तो सही है। सेकंड कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज सब्लिमेबल, ये भी सही है। अरे सॉलिड से सीधा गैस क्यों बना? क्योंकि ड्राई आइस सब्लिमेशन करता है। प्यारे बच्चों स्टेटमेंट दोनों सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को बता भी रहा है कि वो गैस में इसलिए डायरेक्टली गया क्योंकि सॉलिड CO2 सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो दोनों सही, और स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? आगे देखिए नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, माचिस को जलाना एक फास्ट चेंज है और केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही बात है, माचिस का जलाना फास्ट और केमिकल है। तो सीड का जर्मिनेट होना कैसा चेंज है? आओ देखते हैं। क्या जर्मिनेशन ऑफ सीड फास्ट चेंज है? नहीं, स्लो चेंज है। क्या फिजिकल है? नहीं, वो तो केमिकल है। पहला ऑप्शन नहीं आएगा। क्या वो स्लो चेंज है? जी हाँ। क्या वो फिजिकल है? जी नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। क्या वो स्लो चेंज है? जी हाँ। क्या वो केमिकल चेंज है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आएगा।
क्या वो फास्ट है? जी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। एक ही सही है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड स्लो चेंज है और केमिकल चेंज है, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्रिस्टल है एक कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टल है और एक आयोडीन का क्रिस्टल है और एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनका कलर क्या होगा। तो कॉमन सॉल्ट नमक होता है, नमक के बारे में तो हम जानते हैं, कलरलेस व्हाइट कलर का होता है जिसे हम कलरलेस बोलते हैं। आयोडीन प्यारे बच्चों वॉयलेट कलर का होता है और कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। तो ढूंढो कलरलेस वॉयलेट ब्लू, कलरलेस वॉयलेट ब्लू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपको कलर ना भी पता हो, आप नमक का तो जानते हो कलरलेस, इसने देखो ऑप्शन ही इतना बेकार बनाया है कि एक ही में पहला कलरलेस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर याद रखना, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट, व्हेन कैन यू सी फॉग? फॉग का मतलब वो धुंध टाइप में दिखती है, वो कब दिखेगा? पहली बात तो फॉग समर में नहीं दिखती, विंटर में दिखती है, तो समर वाले दोनों ऑप्शन। अब डाउन में दिखेगा या डस्क में दिखेगा? तो देखो, डाउन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग और डस्क का मतलब होता है इवनिंग में। तो बताइए, डाउन में दिखेगा या डस्क में दिखेगा? बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं आप, डाउन में दिखेगा, अर्ली मॉर्निंग में फॉग दिखता है, तो 71 का सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश आर यूज्ड टू मेक वाटर ऑफ द वेल बैक्टीरिया फ्री। कुएं में से बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? क्लोरीन गैस यूज हो जाएगा क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरिया को मारता है। ब्लीचिंग पाउडर भी बैक्टीरिया को किल करता है, तो पहला ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर तो सही है, पर पोटेशियम परमैंगनेट बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, पोटेशियम परमैंगनेट बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, एलम बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। एक ही है जिसमें दोनों के दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इमेजिन अ न्यू स्केल फ्रॉम मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर एज पर द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, पहले मैं ओल्ड स्केल बता दूं। ओल्ड स्केल के हिसाब से अगर मैं ओल्ड स्केल ड्रॉ करूं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 स्केल। अब इसने बनाया एक न्यू स्केल, और न्यू स्केल के हिसाब से ये कहना चाहता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं है बल्कि, ये हटाने दो। ठीक है, अब बता रहा है कि व्हाट वुड बी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो, ओल्ड स्केल के हिसाब से ना, ओल्ड सेल नहीं है, स्केल के हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो न्यू स्केल के हिसाब से कितना आएगा? आप देखो, जब ओल्ड स्केल के हिसाब से 0 था, तो न्यू स्केल के हिसाब से 20 हो गया। मतलब कितना ज्यादा? 20 का फर्क आया। ओल्ड स्केल में जब 100 था, तो न्यू स्केल में 120 हो गया। मतलब कितना का फर्क आ रहा है? 20 का फर्क आ रहा है। तो ओल्ड स्केल में जब 37 है, तो इसमें 20 और जुड़ के न्यू स्केल में 57 आएगा कि नहीं? तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 57, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ रह गया क्या? तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूरे डिस्कस कर दिए, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसको रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहिएगा और वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।